हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। आइए शुरू करते हैं 14 अप्रैल के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। देखिए फ्रेंड्स, आज की तारीख है 14 अप्रैल और 14 अप्रैल को हम मनाते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के रूप में। तो आप सभी देशवासियों को अंबेडकर जयंती की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं और बाबा साहब को सत सत नमन। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आप कितना जानते हैं? एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं जिसका उत्तर नीचे आपको कमेंट करके बताना है। आपको बताना बस इतना है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ डॉक्टर अंबेडकर्स फादर। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी का नाम आपको बताना है। तो इसका उत्तर मैं दूंगा आपको वीडियो के अंत में। अब आइए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्न। और ये रहा पहला क्वेश्चन। हाल ही में किसे आईसीसी क्रिकेट समिति के सदस्य बोर्ड के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है? तो ये नाम आप जरूर जानते होंगे। इनका नाम है जय शाह, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। और जय शाह वर्तमान में बीसीसीआई के सचिव भी हैं। तो दोस्तों ये भी याद रखना कि महिला जयवर्धने जो कि श्रीलंका के क्रिकेटर हैं, उनको पूर्व खिलाड़ी प्रतिनिधि के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के शीर्ष 10 व्यस्ततम हवाई अड्डों की सूची में टॉप पर कौन सा हवाई अड्डा है? तो ये है अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है अमेरिका में, यानी कि यूएसए में। तो यहाँ पर देखिए ये पूरी लिस्ट है टॉप 10 वर्ल्ड बिजिएस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की, जिसमें पहले स्थान पर यूएस का अटलांटा है, दूसरे स्थान पर है दुबई, तीसरे स्थान पर है दिल्ली का आईजीआई इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चौथे स्थान पर आप देख रहे हैं यहाँ पर चाइना है, फिर यूएस, फिर यूएस, फिर यूएस, फिर यूएस। यानी कि टॉप 10 में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यूएस का नाम कितनी बार आता है? 8 बार आता है। तो ये भी याद रखना, दुनिया का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा माना गया है अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अमेरिका में स्थित है। और ये लिस्ट जारी की गई है इंटरनेशनल एयरपोर्ट काउंसिल के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में। तो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, टू दी पॉइंट ही चल रहे हैं हम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेकिन उसके पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं कि अगर आप रिवीजन के लिए पूरे महीने की करंट अफेयर की पीडीएफ चाहते हैं, और यहां पर पूरी की पूरी पीडीएफ आपको डे वाइज बांटी गई है, पूरी व्याख्या आपको मिलेगी, जितने फैक्ट मैं आपको बताता हूं सारे फैक्ट आपको मिलेंगे। तो इस कंप्लीट ई बुक को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन और पहला कमेंट जाके चेक कर लेना, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, आजकल तो 15 रुपये के 2 नींबू आ रहे हैं। तो मामला महंगाई का नहीं होता है, मामला समर्पण का होता है। और ये जो कुछ रुपए लगाकर आप इस पत्रिका को परचेज करेंगे, ये आपकी तकदीर को बदल सकती है। तो ज्ञान को कभी भी धन से नहीं नापा जाता है, ज्ञान तो बस स्वीकार करने योग्य ही होता है। तो पत्रिका चाहिए तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना और पहला कमेंट चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन है, पहला खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट कहाँ पर खेला जा रहा है? अब देखो ये पहली बार हो रहा है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ऑटोमेटिक, मतलब एग्जाम में ये प्रश्न आएगा। तो खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट, इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? झारखंड में हो रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एसएआई ने 6 चरणों में खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए कुल 75 लाख रुपए की राशि को स्वीकृत किया है। और इसका जो पहला चरण है ये जमशेदपुर में खेला जा रहा है। तो झारखंड के जमशेदपुर में टाटा तीरंदाजी अकादमी में 12 और 13 अप्रैल को टूर्नामेंट के पहले चरण का आयोजन किया गया है। और इसका जो आयोजन है वो भारतीय तीरंदाजी संघ एएआई, झारखंड तीरंदाजी संघ और टाटा स्टील के सहयोग से किया जा रहा है। तो ये भी याद रखना। और ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, दोबारा से बताता हूँ। पहला खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट, इसका आयोजन झारखंड में हो रहा है। हाल ही में किसे ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है? तो तस्वीर आप पहचान रहे होंगे। सबसे बड़ी बात आपको बताऊं तो 50 साल की उम्र में इन्होंने अपना जो उद्यम था उसको स्टार्ट किया, और आज ये टॉप पर हैं भारत में सबसे ज़्यादा। अभी कुछ दिन पहले हुरून की जो एक लिस्ट आई थी सेल्फ मेड वुमेन की, उसमें ये भारत में टॉप पर थी और वर्ल्ड लिस्ट में ये 10वें स्थान पर थी। और ये कौन है? नाम से आप जान गए होंगे, इनका नाम है फाल्गुनी नायर। तो इनकी जो कंपनी है उसका नाम क्या है? नायका। नायका क्या करती है? नायका जो है ये महिलाओं के लिए जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं उसको मार्केटिंग करती है ऑनलाइन।
तो नायका की फाउंडर और सीईओ हैं और भारत की सबसे अमीर महिला उद्यमियों में से एक हैं। और हाल ही में हुरून की सेल्फ मेड रिच जो पर्सनस की लिस्ट है वुमेन में, उसमें ये वर्ल्ड वाइड 10वें स्थान पर है, भारत में पहले स्थान पर है। 2019 में स्टार्टअप श्रेणी में फाल्गुनी को EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था जब उन्होंने इस कंपनी को स्टार्ट किया था। उसके बाद फाल्गुनी नायर ने 50 साल की उम्र में नायका की शुरुआत की और हाल ही में उन्होंने भारतीय शेयर बाजार में एक धमाकेदार एंट्री भी की है। EY ने लार्सन एंड टूब्रो समूह की चेयरमैन AM नायक को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो ये भी याद रखना। और EY एंटरप्रेन्योर क्या है? यह एक कंसल्टिंग कंपनी है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हाल ही में किसे ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में मान्यता दी गई है। अब देखो, भारत में जो पहली बार 2020 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड बना था, वो कौन सा बना था? हैदराबाद बना था। लेकिन अगर बात करें उसके एक साल बाद 2021 में, तो 2021 में हैदराबाद और मुंबई दोनों ही ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में इनको मान्यता प्रदान की गई है। अच्छा, ट्री सिटी का मतलब क्या होता है? ट्री सिटी का मतलब होता है, आप जान ही रहे हैं कि पेड़ पौधे जो होते हैं उनकी हमारे जीवन में क्या उपयोगिता होती है। तो पेड़ पौधों को लगाने के लिए जो प्रयास किए जाएं वो तो किए जाएं, लेकिन जब नव निर्माण हो तो इन पेड़ों को बचाते हुए कैसे उसमें बिल्डिंग्स बना दी जाएं, सड़कें बना दी जाएं, तो ये प्रयास अगर किया जाता है तो माना जाता है कि ये जो सिटी है ये ट्री सिटी होगी। मतलब ये ट्रीज़ के प्रति पेड़ों के प्रति सहृदयता दिखाती है। तो बम्बई भी इसमें शामिल हो गया है, बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूँ कि भारत का हर शहर इसमें शामिल हो। यूनाइटेड नेशन के संगठन FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और आर्बर डे फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से मुंबई और हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 को रूप में मान्यता दी है। और भारत का जो ओपन रॉक संग्रहालय है ये भी हैदराबाद में ही खुला था। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो है ये भी हैदराबाद में बना है। तो सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस मनाया गया। कब मनाया गया था? तो फ्रेंड्स ये मनाया गया था हाल ही में 13 अप्रैल को। जी हाँ, 13 अप्रैल को ही जलियांवाला बाग की बरसी भी मनाई गई थी। आपको एक प्रश्न मैं देता हूँ कि 2022 में जलियांवाला बाग की कौन सी बरसी मनाई गई? इसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। तो अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस ये मनाया गया 13 अप्रैल को। हाल ही में 1 अप्रैल को क्या मनाया गया था? उत्कल दिवस। 2 अप्रैल को वर्ल्ड आर्टिज्म अवेयरनेस डे मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया गया था। 4 अप्रैल को खान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को मनाया गया था इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे। 7 अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड हेल्थ डे और 10 अप्रैल को मनाया गया था वर्ल्ड होम्योपैथी डे। 11 अप्रैल को क्या मनाया गया था? ये कमेंट करके आप बताओ। तो बात करते हैं 13 अप्रैल को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस के बारे में। पगड़ी को अपने धर्म के अनिवार्य हिस्से के रूप में रखने के लिए सिखों पर सख्त आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने के लिए 2004 में हर साल 13 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस के रूप में मनाने को मान्यता प्रदान की गई। 2021 में पगड़ी दिवस गुरु नानक देव की 552वीं जयंती और बैसाखी के त्यौहार का प्रतीक है। पगड़ी जिसे दस्तार या टर्बन या पग के रूप में भी जाना जाता है, पुरुषों और कुछ महिलाओं दोनों के द्वारा अपने सिर को ढकने के लिए इसे पहना जाता है। पहली बार इसे कब मनाया गया था? 2004 में। तो ये भी याद रखना। वर्ष 2022 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी बरसी मनाई गई? अभी मैंने इसके बारे में आपसे क्वेश्चन किया था। तो देखो, ये इसकी 103वीं बरसी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये हुआ था 13 अप्रैल के दिन 1919 में, जब जलियांवाला बाग में अमृतसर में एक स्थान है और ये 3 तरफ से मकानों से घिरा हुआ था। सिर्फ एक तरफ से ही जाने का रास्ता था, बाकी सब भर। और यहाँ पर एक शांतिपूर्ण सभा हो रही थी रॉलेट एक्ट के विरोध में। रॉलेट एक्ट के अंतर्गत एक नेता थे सैफुद्दीन किचलू और एक नेता और थे, दोनों लोगों को बंदी बना लिया गया था। तो उन्हीं की रिहाई के संबंध में और इस कानून को वापस लेने के लिए बैसाखी के दिन एक शांतिपूर्ण सभा हो रही थी। उसी समय यहाँ से जो क्या नाम था, डायर ने यहाँ से प्रवेश किया और अंधाधुंध गोलियाँ चलवाई थी और बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मारे गए थे। एक कुआं था इसी मैदान में जो कि लाशों से पट गया था। तो काला कानून, रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता था। मतलब ये बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून था।
बस शक के आधार पर किसी को भी इसे जो है बंदी बनाया जा सकता था। तो उसी के विरोध में यह सभा हो रही थी। तो जनरल डायल ने सभा पर हजारों लोगों पर गोलियां चलवाई थी और इसी सभा में शहीद ऊधम सिंह भी शामिल थे, सरदार ऊधम सिंह, जिन्होंने 19 साल बाद इसका बदला लिया और लंदन के कॉक्सटन हॉल में जनरल डायर पर उन्होंने गोलियां बरसाई थी। हालांकि बाद में इनको लंदन की अदालत ने पकड़कर, मतलब ये पकड़े गए थे और फिर इनको फांसी की सज़ा भी सुनाई गई थी। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मुझे इस प्रश्न ने वाकई बहुत ही टच किया है। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है इक्वेडोर। तो ऑप्शन बी, ये याद रखना। देखो ये जो पूरा घटनाक्रम है ये वाकई आपको भी मतलब काफ़ी इमोशनल कर सकता है। तो हुआ क्या था कि जानवरों पर बढ़ते अत्याचार और प्रताड़ना के मामलों को गंभीरता से लेते हुए दक्षिण अमेरिकी इक्वाडोर ने एक अनोखी पहल की है। दुनिया का पहला देश बन गया है इक्वाडोर जिसने वन्यजीवों को कानूनी अधिकार देने का फैसला लिया है। तो यह फैसला देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एक बंदर एस्ट्रेलिटा के मामले की सुनवाई के दौरान सुनाया है। हुआ क्या था, देखो ये जो बंदर मतलब 1 ही महीने का था, तो इसे जंगल से लाया गया और इसे पालतू बनाकर रखा गया। तो इसे 2018 तक इसे पालतू बनाकर रखा गया। मतलब एक व्यक्ति थे, लाइब्रेरियन थे वो, उनका नाम था एना बियाट्रिज बर्बेनो प्रोवानो, पूरा नाम एना बियाट्रिज बर्बेनो ट्रियानो के घर में ये बंदर जो था वो 18 साल रहा। फिर 2019 में एक कानून आता है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो जंगली जानवरों को अपने घर में पालतू बनाकर नहीं रख सकता, उसे चिड़ियाघर में रखा जा सकता है। तो चिड़ियाघर जब भेज दिया गया इस बंदर को, तो इस बंदर को अपने घर से, यानी कि जहाँ पर वो रहता था लाइब्रेरियन के घर, वहाँ के लोगों से और अपने घर से इतना लगाव था कि चिड़ियाघर में जाने के बाद ये बंदर वहाँ पर बहुत ही उदास हो गया, बहुत ही सैड हो गया और अगले 1 महीने में उसने अपने प्राण त्याग दिए, भोजन करना बंद कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया उसने अपने मालिक की याद में, और इसके बाद वो मर गया। तो इस घटना से विचलित होकर प्रोवानो ने अदालत में एक हेबियस कार्पस, किसी को उसकी मर्जी के बगैर कैद करना के मामले में बंदर के अधिकारों के उल्लंघन का मामला दर्ज कराया। अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि वन्य प्रजातियों और दूसरे जीवों को उनकी मर्जी के बगैर पकड़ना, उनका शिकार करना, उन्हें बंदी बनाकर रखना, तस्करी करना, उनका व्यापार नहीं करने का मतलब व्यापार करना, ये अधिकार किसी को नहीं मिलता है। तो उनकी स्वतंत्रता के बारे में उनको पूरा अधिकार है और वाकई ये एक बहुत ही सराहनीय मतलब वर्डिक्ट आया है इक्वेडोर की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो बहुत ही शानदार बात। इक्वेडोर की राजधानी का नाम क्या है? क्योटो है, ठीक है। हाल ही में भारत में G20 के चीफ कोऑर्डिनेटर कौन बनाए गए हैं? तो इनका नाम है हर्षवर्धन श्रृंगला। वर्तमान में भारत के विदेश सचिव हैं और ये 30 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। उसके बाद आपको याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो अगले विदेश सचिव बनेंगे भारत के, कौन बनेंगे? विनय मोहन क्वात्रा बनेंगे। तो विनय मोहन क्वात्रा जी लेंगे हर्षवर्धन श्रृंगला का स्थान और भारत 1 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि G20 ग्रुप ऑफ 20 की जो अध्यक्षता थी 2020 में, इसकी जो 15वीं बैठक हुई उसकी अध्यक्षता की गई थी सऊदी अरब के द्वारा। फिर 16वीं बैठक होती है 2021 में जिसकी अध्यक्षता की गई थी इटली के द्वारा। फिर 2022 में इसकी जो 17वीं बैठक होगी उसकी अध्यक्षता इंडोनेशिया करेगा और फिर 2023 में इसकी जो अध्यक्षता होगी 18वीं बैठक होगी, इसकी अध्यक्षता करेगा भारत। और भारत को जो है पूरे 1 साल के लिए अध्यक्ष बनाया जा रहा है G20 का। तो पहली बार भारत जो है G20 की अध्यक्षता करने वाला है। तो इसके लिए हर्षवर्धन श्रृंगला को G20 का चीफ कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। और कुछ दिन पहले आपने पढ़ा था कि G20 के शेरपा बनाए गए थे पीयूष गोयल, ठीक है। 17वां सम्मेलन मैंने आपको बताया था कि इंडोनेशिया में होगा 2022 में। कब होगा? 15-16 नवंबर को होगा, जिसकी थीम होगी रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, ठीक है। ऑनलाइन शिकायत के लिए जन निगरानी ऐप को किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने लॉन्च किया है? तो ये राज्य है जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के वर्तमान में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं कौन है? मनोज सिन्हा हैं। उन्हीं के द्वारा ये जो ऐप है इसको लॉन्च किया गया है। और ये ऐप क्या करेगा? अगर जितनी भी वहाँ पर जनजीवन के संबंध में लोगों की लाइफ को आसान करने के लिए जो भी योजनाएं बनाई जा रही हैं उसके बारे में अगर किसी को कोई शिकायत है तो वो इस ऐप के माध्यम से अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकेगा। अच्छा, आपको याद होगा कि गृह मंत्रालय ने एक जन सहभागिता पोर्टल भी लॉन्च किया था जम्मू कश्मीर के लिए।
तो एग्ज़ाम में ये प्रश्न भी आ सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के प्रश्न। और आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कि आईसीसी क्रिकेट समिति के सदस्य बोर्ड के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए हैं जैसा, और दुनिया के शीर्ष 10 व्यस्ततम हवाई अड्डों की सूची में टॉप पर अटलांटा है। भारत का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में है, ये तीसरे स्थान पर है। पहला खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट, ये पहला चरण जो है वो जमशेदपुर झारखंड में आयोजित किया जा रहा है। आयोजित हो चुका है 13 और 14 अप्रैल को, आज भी हो रहा होगा। तो हाल ही में किसे EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया? फाल्गुनी नायर को। नायका की संस्थापक हैं, CEO हैं। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हाल ही में किसे ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में मान्यता दी गई? तो 2 शहर हैं भारत के, मुंबई और हैदराबाद। अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस मनाया जाता है 13 अप्रैल को। 2022 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी बरसी मनाई गई? तो 103वीं बरसी मनाई गई। और जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है इक्वेडोर। और भारत में G20 के चीफ कोऑर्डिनेटर बन गए हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। तो ये थे आज के प्रश्न। और वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे प्रश्न ये किया था कि व्हाट वाज द नेम ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर्स फादर? सही जवाब है रामजी मालोजी सकपाल। और उनकी माताजी का नाम क्या था? भीमाबाई। तो आप सभी को पुनः अम्बेडकर जयंती की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं, और बाबा साहब को सत सत नमन। और अब आपके लिए एक प्रश्न, 13 अप्रैल का प्रश्न है ये। तो राइडर कप गोल्ड टूर्नामेंट 2021 का विजेता कौन रहा था? ये कल का प्रश्न था जिसका उत्तर है अमेरिका। और आज का प्रश्न है कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC ने किस IIT में सुपर कंप्यूटर परम गंगा को स्थापित किया? तो ये प्रश्न भी अभी हाल ही में मैंने आपको पढ़ाया था, इसका उत्तर आपको बताना है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। हम शीघ्र ही मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।